हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 22 जुलाई 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। व्हाट इज पीबीडब्ल्यू नॉट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अ टेक्निक टू फाइट कॉटन पेस्ट। और इस कॉटन पेस्ट का नाम है पिंक बॉल वॉर्म। एक तरह का मॉथ है ये। द क्वेश्चन दिस पीबीडब्ल्यू itself denotes pink bollworm. Then which of the following is not correct about Indian citizenship? इसका आंसर है ऑप्शन डी। देन गोरू महिसानी, इंडियाज फर्स्ट आयरन ओर माइन इज लोकेटेड इन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। देन द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोक विच डिस्क्राइब्ड हिम एज राय अशोको इज फाउंड इन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कंगनहली। लास्ट सेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट है द डिस्प्यूट रिलेटेड टू मेकडेटू रेजर्वायर इज बिटवीन। सेकंड है इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद which of the following African country for relocation of cheetahs? Then third है which of the following city will host the 2028 Summer Olympic Games? And fourth है which of the following state or UT had started मिशन बुनियाद? तो इनके आंसर्स आपने हमें देने हैं। करंट अफेयर्स देखते हैं। एनडीए नॉमिनी, एनडीए हियर स्टैंड्स फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी और इसकी अलाइज जो है पार्टीज वो सारे पार्ट हैं। द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था 20 जून 1958 को और ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है जिनका बर्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है। इंडिया 15th प्रेसिडेंट ये बनी है। ये आई हैं बेसिकली ऊपर बेड़ा विलेज से, वहाँ से बिलोंग करती हैं। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की। फर्स्ट ट्राइबल है ये जो कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है एंड यंगेस्ट भी है। यंगेस्ट इंडियन प्रेसिडेंट है एट 64 ईयर्स एंड 46 डेज ऑफ एज। देन सेकंड वीमेन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, शी वॉज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन शी वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड की गवर्नर रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी फ्रॉम 2015 टू 2021। प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दिया गया है पार्ट फिफ्थ में, पार्ट फिफ्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द हेडिंग यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। देन हेड ऑफ स्टेट, कल भी हमने डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट जो है इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, वेयर एज हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। देन इनका जो इलेक्शन है इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, देन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है? इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। टॉप किसने किया है? कर्नाटक ने। और ये इंडेक्स जो है ये डिटरमाइन क्या करता है कि इनोवेशन कैपेसिटी कितनी है स्टेट की और कैसा इकोसिस्टम है इनोवेशन को लेकर, कि रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इनोवेशन के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्टेट में है या नहीं है। मेजर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया है तीनों ही इंडेक्स में। जो सब इंडेक्सेस है तीनों एडिशन है सॉरी इंडेक्स के, उसमें मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टॉप किया है एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी में। वेरएस चंडीगढ़ जो है टॉप परफॉर्मर रहा है यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी के लिस्ट में। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार एंड गुजरात ये जो है बॉटम 4 हैं इस इंडेक्स के। तो ये आपने याद रखना है। नीति आयोग जो है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है कि ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही इसके लिए कोई पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव ने एक्ट पास किया था, बल्कि ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई थी। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होंगे। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया का वो चेयरमैन होगा नीति आयोग का। नेक्स्ट देखते हैं रशिया रिज्यूम्स गैस पाइपलाइन टू यूरोप वाया नॉर्थ स्ट्रीम। तो यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा पहले भी। नॉर्थ स्ट्रीम बेसिकली 2 पाइपलाइंस हैं जिसकी 2 अलग अलग लाइन्स हैं, एक है नॉर्थ स्ट्रीम 1, एक है नॉर्थ स्ट्रीम 2। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है ये कंप्लीट हो गई थी 2011 में। ये रन करती है वाइबॉग इन लेनिनग्राड जो रशिया में है टू लब्मिन नियर ग्रीफ्सवाल्ड जर्मनी।
नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है ये उस्लुगा है एक लेनिनग्राड में, टू लम्बिन जो जर्मनी में है, कंप्लीट हुई थी ये सितंबर 2021 में, और ये हैंडल कर सकती है अराउंड 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर वंस इट्स बिकम ऑपरेशनल। कि ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, जब ऑपरेशनल हो जाएगी तो इतनी इसकी कैपेसिटी है। दोनों ही पाइपलाइन टुगेदर जो है कंबाइंड टोटल ऑफ 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस जो है ये यूरोप को ट्रांसपोर्ट करने की इतनी कैपेसिटी है इनकी फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स। नॉर्थ स्ट्रीम जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकलती है कुछ कंट्रीज के, जैसे कि रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी, एंड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ रशिया, डेनमार्क एंड जर्मनी। तो ये आपने याद रखना है। मैप में देख लेते हैं एक बार। ये है वाइबॉग एंड ये है ग्रेव्सवाल्ड एंड दिस इज ओस्टलुगा। तो ये जो ब्लैक कलर में मार्क्ड है, ब्लैक कलर है बेसिकली नॉर्थ स्ट्रीम 1 के लिए, एंड जो ये ऑरेंज डॉटेड लाइंस हैं ये है नॉर्थ स्ट्रीम 2 के लिए। तो ये आपने याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सी है यहाँ पे ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से ये होते हुए निकलती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। बैंक्स की एनपीए रेशो जो है वो फॉल कर सकती है 5 से लेकर 5.55% तक बाय मार्च 2024। ये ऐसा मानना है S&P, दैट इज स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका। और आरबीआई की जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये कहा गया था कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो पिछले 6 सालों से सबसे कम है, दैट इज 5.9% इन मार्च 2022। देख लेते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक लोन या एक एडवांस जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो है अभी तक पे नहीं हुआ है, ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन ए है, उसने बैंक से लोन लिया है और 90 डेज बीत चुके हैं, ना ही उसने कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया है अभी तक और ना ही उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। तो ऐसे केस में ये जो लोन होगा इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा ताकि बैंक की बैलेंस शीट को क्लियर किया जा सके। बैंक्स को यहाँ पे क्लासीफाई करने की जरूरत होती है एनपीएस को इनटू सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स की कैटेगरी में। सब स्टैंडर्ड असेट्स या सब स्टैंडर्ड, देखो असेट्स यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया गया है कि बैंक जो है जो लोन दे रहा है किसी कस्टमर को, किसी कंपनी को, तो वो बैंक के लिए असेट हो जाएगा क्योंकि बैंक को उससे क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और बैंक के पास जब आप डिपॉजिट करते हो कुछ अमाउंट, वो बैंक की लाइबिलिटी हो जाती है क्योंकि बैंक को वो अमाउंट जो है वो आपको फिर से पे करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पे असेट्स टर्म यूज की गई है। सब स्टैंडर्ड असेट्स हैं ऐसे असेट्स बैंक के जो एनपीए है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, कि 12 मंथ के इक्वल या 12 मंथ से थोड़े कम है, ऐसे असेट्स को सब स्टैंडर्ड असेट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। डाउटफुल असेट्स जो हैं इनको डाउटफुल क्लासीफाई किया जाता है जब ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो यहाँ 12 मंथ और 12 मंथ से नीचे है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। डाउटफुल असेट में वो असेट्स हैं जो 12 मंथ या उससे ऊपर है। लॉस एसेट्स में वो एसेट्स आ जाते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो कुछ खास बची नहीं है, लिटिल वैल्यू है काफ़ी, और इनको एक बैंकेबल असेट फिर कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि टाइम बहुत बीत चुका होता है, और इसलिए इसको फिर लॉस असेट में डाल डाल दिया जाता है कि रिकवरी के चांसेस है नहीं बिल्कुल भी, और बैंक ने वो असेट जो है वो लूज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है हर साल रिलीज किया जाता है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सिंस 2002। ये रैंक करता है कंट्रीज को अक्रॉस द वर्ल्ड एज पर द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू जर्नलिस्ट, कि जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये रैंक करता है। हालांकि ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को जर्नलिज्म जो है उसको कंप्यूट नहीं करता है। पैरामीटर जैसे इसमें क्या होंगे, प्लूरलिज्म कितना है, मीडिया की इंडिपेंडेंस कितनी है, मीडिया इन्वायरमेंट कैसा है, सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 5 न्यू इंडिकेटर्स ऐड किए गए थे जैसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सिक्योरिटी। इंडिया का रैंक इसमें 150 है, लास्ट ईयर 142 था आउट ऑफ 180 कंट्रीज।
इंडिया पोजीशन जो है वो कंसिस्टेंटली गिर रही है, और 2016 से जब इंडिया का रैंक जो है 133 था। और रीजंस जो है इसके पीछे माने जाते हैं कि जो वायलेंस बढ़ रहा है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई है मीडिया में, उस वजह से इंडिया का रैंक जो है उसमें गिरावट देखी जा रही है। टॉप किया है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया एंड फिनलैंड। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जो है वो बॉटम ऑफ द लिस्ट है विद 180 रैंक। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो पेरिस में बेस्ड है, और इसका कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है विद द यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को एंड द काउंसिल ऑफ यूरोप। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं काली बेन रिवर। 165 किलोमीटर रेवुलेट है। रेवुलेट का मतलब होता है एक छोटी स्ट्रीम जो कि होशियारपुर से स्टार्ट होती है, फोर्ट डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के उसको कवर करती है, और जहाँ पे ब्यास एंड सतलुज का कॉन्फ्लुएंस है वहां जाकर ये मिलती है कपूरथला में। प्रॉब्लम क्या थी कि जो वेस्ट वाटर वाटर था आसपास के विलेजेस का, टाउन्स का, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो इस रेवुलेट में जो है ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि इस रिवर का पानी जो था वो काला हो गया, और उसके बाद इसका नाम जो है काली बेन पड़ गया, दैट इज ब्लैक रेवुलेट। काली बेन जो है ये इसकी ग्रेट सिग्निफिकेंस है सिख रिलीजन एंड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट गुरु थे सिखिज्म के, नानक देव जी, इनको इनलाइटनमेंट मिली थी काली बेन रिवर के ऊपर। देन इसका क्लीनिंग प्रोजेक्ट जो था ये स्टार्ट किया था एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, अभी ये राज्यसभा एमपी भी हैं पंजाब से, बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल और इनके फॉलोअर्स ने। इन्होंने यहाँ से वीड्स जो थी रिमूव की, उसके अलावा वाटर को ट्रीट किया और लोगों में अवेयरनेस फैलाई रिवर की क्लीनलीनेस को लेकर। मैप में देख लेते हैं, ये रेड कलर का जो ड्रॉ किया गया है ये कालीबेन रिवर है। अब देख सकते हो एक साइड इसके ब्यास रिवर है, दूसरी ओर सतलुज रिवर है। तो ये आपने याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हरी के पतन बर्ड सेंचुरी जो है ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 2। 22 जुलाई 2019 के ही दिन चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था। सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन है ये आफ्टर चंद्रयान 1, जो कि लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज श्रीहरिकोटा से। देन ये प्रोजेक्ट जो था ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, एग्रीमेंट हुआ था इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज इसरो एंड रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, इनके बीच में। देन मिशन जो था ये पोस्टपोन कर दिया गया था पहले 2013 में, फिर इसको रीशेड्यूल किया गया 2016 में, क्योंकि रशिया जो था वो टाइम पे लैंडर है उसको डेवलप करने में अनसक्सेसफुल रहा था। देन रशिया ने विड्रॉ कर लिया, फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि ये वो अकेले ही मिशन को डेवलप करेगा, और इसमें रॉकेट यूज हुआ था GSLV Mk3M1। तो ये आपने याद रखना। हालांकि जो ये मिशन था ये अनसक्सेसफुल रहा, और इसके अनसक्सेसफुल होने का कारण क्या था, बेसिकली जो विक्रम लैंडर है एंड प्रज्ञान रोवर है ये डिस्ट्रॉय हो गए थे। विक्रम जो है ये बेसिकली मून के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, मतलब मून का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना था। और रोवर जो है ये एक 6 व्हील्ड सोलर पावर व्हीकल था। आप देख सकते हो व्हील्स लगे हुए हैं, 3 इधर 3 दूसरी साइड। 6 व्हील्ड सोलर पावर व्हीकल है जो क्रॉल करना था जिसको मून के सरफेस पे। और इसका मेन पर्पस क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मून की कंपोजिशन को स्टडी करना, जो सरफेस है मून का उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना, और डिटरमाइन करना कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं मून के सरफेस पे प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर ये जो विक्रम एंड लैंडर थे ये 14 डेज का इनका टाइम पीरियड रखा गया था कि 14 डेज के लिए ये रहेंगे, बट ये पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए लैंडिंग के समय ही। ऑर्बिटर जो है इसका टाइम पीरियड जो है 1 लूनर ईयर के अराउंड था। देन ये ऑर्बिटर जो है इसका मेन काम क्या है कि मिनरल कॉम्पोजिशन जो है मून की उसको स्टडी करना। ये हाई रेजोल्यूशन 3 डायमेंशनल मैप्स जो है वो भी यहाँ पे डेवलप करना ऑर्बिटर का यहाँ पे मेन काम था। तो ये डेटा आपने याद रखना है। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। जापान जो है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स है जापान का, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड साउथ कोरिया एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। अब जापानीज जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल पाएगा 193 कंट्रीज का, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग उनका पासपोर्ट है। इंडिया का जो रैंक है 87th है। देन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये रिलीज करता है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स, 199 पासपोर्ट्स को ये रैंक करता है। देन अफगानिस्तान जो है ये बॉटम पे है एट 112 पोजीशन विद वीजा फ्री एक्सेस टू जस्ट 27 कंट्रीज। देन पाकिस्तान जो है वन ऑफ द
लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वर्ल्ड में। इसका रैंक जो है सिर्फ सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान के ऊपर है, मतलब बॉटम 4 में पाकिस्तान का नाम है, तो ये आपने याद रखना है। देन पीटर्सबर्ग डायलॉग एक हुआ है बर्लिन में, 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, 2 डे इनफॉर्मल मिनिस्ट्रियल मीट है ये, चेयर्ड बाय जर्मनी एंड इजिप्ट, और 2010 से ये स्टार्ट हुआ था। एक फोरम है जहाँ पे मिनिस्टर जो हैं वो पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डअप कर सकते हैं, ताकि जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में नेगोशिएशंस को लेकर वो डिफरेंसेस खत्म किए जा सकें। किससे रिलेटेड होंगे? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। प्रीवियस रेजोल्यूशन के हिसाब से जो फाइट है क्लाइमेट चेंज की, उसके लिए जो ज़रूरी है कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट जो है उसको प्रिजर्व करना, क्योंकि कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट जो है वो अकेली ही अराउंड 1.2 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। कॉन्गो बेसिन जो है 6 कंट्री में कवरेज है, पूरी 6 कंट्रीज में फैला हुआ है, दैट इज कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन इक्वेटोरियल गिनिया एंड गैबोन। अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्पीशीज जो है ट्रॉपिकल प्लांट्स की कॉन्गो बेसिन में मिलती हैं, और इसमें से 30% जो है वो यूनिक है इस रीजन में। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।